नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपना मैथ का जो टॉपिक थे सारे वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी डीआई, और बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि डीआई भी आपके एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 10 नंबर के बनते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। हम स्टार्ट कर रहे हैं डीआई। सबसे पहले डीआई के अंदर हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके परसेंटेज बेस, एक क्वेश्चन आता है आपका एवरेज बेस, और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका रेशियो बेस। तो ये चीज हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने परसेंटेज भी पढ़ा है, उसके बाद हमने एवरेज भी पढ़ा है, उसके बाद रेशियो है वो भी हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं किसी भी डीआई के अंदर। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो बड़े ध्यान से सुनना। मैं मान लेता हूँ आपके पास 2000 रुपये है, ओनली 2000 रुपये है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो 100% है? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि यहाँ क्लास में बैठे सिर्फ 20 ही बच्चे हैं, तो क्या मैं उन 20 बच्चों को 100% कह सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है। देखो, मैं मान लेता हूँ मेरी इनकम 5000 रुपये है, हमने मान लिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 100% है? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। यदि मैं यहाँ पे 10% देखूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 500 है वो हमारा कितना हो जाएगा? 10%। और यदि 1% की बात करूँ दोस्तों, तो 1% हमारा कितना हो जाएगा? 50। ये बात लिखनी आई या नहीं? देखो कैसे लिखी है। हमने 100 से आए 10 पे, दोस्तों यहाँ से 0 हटा देना, तो इधर से 0 हटा के लिख दी। अब 10 से हम आए 1% पे, दोस्तों 1% पे है तो हमने क्या किया, इसकी 0 हटाई और यहाँ से इसकी भी 0 हटा दी। तो दोस्तों ये कितना बना? 50। बात समझ आई? यदि 0 है तो हम 0 हटा देंगे, और यदि 0 नहीं है दोस्तों तो 0 हटा के हम क्या लगा देंगे इसमें? एक पॉइंट। बात समझ आई? वो आगे बताऊंगा। देखो 5000 रुपये 100% है, 10% कितना होगा? 500, 1% कितना होगा? 50। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद यदि मैं 50% लिखना चाहूँ दोस्तों, तो 50% कितना बनेगा? इसका आधा 2500, और 100 का आधा 50। तो देखो 50% हमारा कितना है? 2500। यदि 5% की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? 250। तो ये चीज़ लिखनी है या नहीं? एक चीज़ और देखो, मान लो मेरी इनकम है 2000 रुपये, ठीक है, तो क्या ये 100% होगी? आपको भी बिल्कुल होगी। यदि 10% की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 200। और यदि 1% की बात करूँ दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20। ठीक है। यदि मैं लिखना चाहूँ 50% के लिए हो जाएगा 1000। 1000 किसके इक्वल होगा? 50% के। इसका आधा करना 100, 100 कितना हो जाएगा आपका? 5%। लिखना है। एक और देखो, यहाँ से नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर ही देखना। देखो, मान लो मेरी इनकम है 7000 रुपये, ठीक है, तो 7000 रुपये तो क्या है 100% होगी? बिल्कुल होगी। यदि मैं इसका 10% लिखना चाहूँ तो 700 10% बनेगा ना, ठीक है। और यदि मैं 1% लिखना चाहूँ तो 70 रुपये मेरा क्या बना? 1%। बात समझ आई? तो आप इनके बीच वाले भी लिख सकते हो। यहाँ पर कोई समस्या है तो बताओ। ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए, और ये किस तरीके से हम डीआई में यूज करेंगे वो आपको डीआई में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे डीआई है वो आपकी बिल्कुल ईजी हो जाती है। एक और देखिए, आप कहोगे सर आपने तो ऐसे ले लिए 1259, मेरी इनकम ये है 2159, तो ये 100% होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। 10% कहूँ कितनी होगी? तो आप कहोगे पॉइंट लगा देंगे सर यहाँ, ये 10% होगी। यदि मैं कहूँ 1% बताओ तो 21.59, एक और आगे किसका देंगे? ये आपका कितना बन गया? 1%। एक और देखो 7125, ये है मेरे पास, और ये है तो ये कंप्लीट 100% होगा। तो 10% यदि लिखना चाहूँ दोस्तों तो पॉइंट यहाँ आके लिख सकता हूँ। यदि मैं इसमें 1% की बात करूँ, 71.25 मेरा क्या हो जाएगा? 1%। तो दोस्तों ये चीज़ लिखनी आई या नहीं? बात क्लियर है? चाहे क्वेश्चन में कुछ भी डाटा दिया है, हम उसको 100% मान लेंगे, उसका 10 भी लिख सकते हैं, उसका 1 भी लिख सकते हैं, उसका 50 भी लिख सकते हैं, उसका 5% भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं? ये आपको करके देखनी है। देखो एक और बता देता हूँ मैं, जैसे कुछ भी है 5 1 2 7 9, ये डाटा दे दिया कोई आपको, और ये डाटा दिया है, तो क्या मैं मान सकता हूँ ये 100% है? तो आप लोग सर बिल्कुल कह सकते हैं, जितना भी है वो 100% ही तो है। 5 1 2 7.9 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 10%।
और यदि 1% की बात करें तो 512.79 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1%। क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो? क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको घर पे लिख के देखना है 1-2 बार। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला DI का, वो है पाई चार्ट। और दोस्तों ये इसे फटाफट नोट भी कर लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूँ। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी DI, और DI का नाम रहेगा दोस्तों पाई चार्ट। तो दोस्तों देखिए ये हमारी फर्स्ट DI है, और हमें इसमें क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखना। ये एक पाई चार्ट है मेरे सामने, और दिया क्या क्या है कि एक इंसान की इनकम है ये, ठीक है, और इनकम कहाँ पे कितनी खर्च कर रहे हैं उसकी डिटेल हमें यहाँ दी गई है। ये बता रहा है कि 10% है वो क्लोथिंग पे करता है, मतलब कपड़ों पे खर्च हो जाता है। 23% फूड पे, जो भोजन है या खाने पे खर्च हो जाता है। 15% सेविंग, 15% वो बचत करता है। 20% है वो अदर है, 20% है वो अदर अलग से खर्च जो भी बनता है उसका वो। 5% ट्रांसपोर्ट, मतलब जो किराया बनता है दोस्तों वो है इसका। 12% है चिल्ड्रन एजुकेशन, जो बच्चों की शिक्षा पर इसने खर्च किया वो है। इसके बाद 15% है दोस्तों हाउसिंग, तो मतलब ये है इसका घर खर्च, ठीक है। तो ये एक पाई चार्ट दिया गया है, और इस पाई चार्ट के अंदर हमें क्या शो किया गया है, एक व्यक्ति की इनकम, और उस इनकम का हमें डाटा दिया गया है कि किस तरीके से इसकी इनकम है वो खर्च होती है या कहाँ क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इस पे दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं हम। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द year 1998 was 46,000 rupees, thus amount spent on food was, the amount spent on food was, हिंदी में लिखिए, यदि वर्ष 1998 में कुल खर्च 46,000 रुपये हो तो भोजन पर कितने रुपए खर्च किए गए। यदि कुल खर्च 46,000 रुपये हो तो बताइए भोजन पर कितने रुपए खर्च किए गए। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जो ये 46,000 है ये हमें उसकी क्या दे रखी है टोटल, तो ये 46,000 है दोस्तों। क्या मैं इसको 100% लिख सकता हूँ? आप वो भी बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 4600 रुपये हमारा कितना बनेगा दोस्तों 10%, और 460 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 1%। इसका आधा करें दोस्तों तो 2300 हमारा कितना बन जाएगा 50%, 2300 नहीं 23,000, और 2300 की बात करें दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5%। तो देखो ये मैंने फटाफट लिख लिया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है फूड पे दोस्तों, ये देखो कितने % हो रहा है, ये रहा, तो फूड पे हो रहा है दोस्तों 23%, है ना। तो हमें 23% चाहिए। अब देखो 10% है, 10 का डबल करो तो 20 हो जाएगा ना, तो डबल कर देते हैं, ये 20% बना। इसका डबल करें 0 0 6 2 12 4 2 8 और 1 9, इसको भी 2 से गुना कर दो, मतलब इस पूरे को 2 से यदि हम गुना करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना क्या होता है। इसको पूरे को 2 से गुना करें तो 10 दूनी तो 20% बना, इधर 2 से गुना करूँ तो ये बना 9200। दोस्तों मेरे पास 20% तो आ गया, लेकिन मेरे को चाहिए 23, मेरे को 3% और चाहिए। तो दोस्तों 1% कितना है, तो 3% कितना हो जाएगा 3% लिख देंगे इधर, और इसको 3 से गुना तो 0 3 के 18 1 3 के 12 और 1 13। तो दोस्तों इन सबको जोड़े तो ये 23, और इनको जोड़े तो 0 8 5 10, तो 10,580 रुपये आपका क्या हुआ फूड का खर्च। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, हम तो सीधे ही कर लेते हैं। कैसे? 46,000 का 23% निकाल लेते हैं और आंसर आ जाता है हमारा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको अभी ठीक लग रही है। मैंने एक बार ये किया है, एक क्वेश्चन में मेरे को टाइम लग गया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए हैं ना हमारे, उसमें टाइम आपको लगना ही नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन आप बड़े इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया क्या, बड़े ध्यान से देखना, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो। यहाँ पे हमें 23% चाहिए था, तो मेरे पास 10 था, मैं 10 का डबल कर लिया 20 हो गया, और इसका डबल कर लिया ये 9200 हो गया, तो मतलब 20% मेरा 9200।
अब मेरे को चाहिए 3%, 1% दिया गया 460, तो 3% दोस्तों कितना हो जाएगा 1380। अब देखिए इन दोनों को जोड़े तो ये 23 हो गया, और इसको जोड़े तो ये 10,580। ये बात क्लियर हुई या नहीं? ऐसा दोस्तों हम इसलिए करते हैं, अब जितनी भी कैलकुलेशन होनी थी ना वो हमारी अब हो चुकी, इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो आपको अभी समझ आएगा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? बड़े अच्छे से। ना समझ आए दोस्तों दोबारा से वीडियो करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड was 46,000 rupees, how much was spent on clothing and housing together? clothing and housing together हिंदी में लिखिए। यदि कुल खर्च 46,000 रुपये हो तो कपड़ों तथा निवेश पर कितने रुपए खर्च किए गए? कपड़ों तथा निवेश पर कितने रुपए खर्च किए गए? तो देखिए दोस्तों, कपड़े और निवेश यहाँ में नजर आ रहा है, कपड़े और निवेश आपको अवश्य बिल्कुल आ रहा है। तो आपको कितने % वैल्यू चाहिए? इन दोनों को जोड़ें तो कितना बनेगा? आपको अवश्य 25%। तो दोस्तों हमें 25% की वैल्यू चाहिए बस। तो हमारे पास क्या क्या है? देखो 20% है, बिल्कुल है, ये और 20 तो आ गया हमारे पास, ये 20 है। हमें कितना और चाहिए? 5% और चाहिए ना, तो 5% भी आपके पास है कितना? 2300। दोनों को जोड़ना 0, 0, 5 और 11, तो 11,500 रुपये आपका क्या बना इन दोनों का खर्च। ये बात समझ आई? अब देखो मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की, मेरे को 25% चाहिए था, मेरे पास 20 भी पड़ा है, मेरे पास 5 भी पड़ा है, तो 20 और 5 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11,500। बात क्लियर हुई है? एक और लिखिए दोस्तों, चिंता मत करो, समझ आएगी चीजें, घबराने की जरूरत नहीं है। लिखिए, द रेशो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी spent on housing to debt spent on education was, housing to debt spent on education was हिंदी में लिखिए, हाउसिंग पर किए गए खर्च का शिक्षा पर किए गए खर्च से, हाउसिंग पे किए गए खर्च का शिक्षा पे किए गए खर्च से अनुपात ज्ञात करें। तो अब ध्यान से देखना दोस्तों, शिक्षा पे कितना है? 12%, और हाउसिंग का कितना है दोस्तों? 15%। ये तो ही है ना? हाँ, शिक्षा और हाउसिंग। तो दोस्तों शिक्षा और हाउसिंग की हम बात करते हैं, तो आप ये गलती मत करना कभी भी कि इसका पहले 12% निकालो, 15% निकालो, फिर इसका रेशो निकालो। ये गलती कभी मत करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि ये देखें हम, ये सारा का सारा डाटा है, ये आपका, यदि आप इन सबको जोड़ोगे तो ये 100% ही बनेगा। ठीक है, तो यदि ये 100% बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसने 20 रुपये अदर पे लगाए, 5 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट पे लगाए, 12 रुपये उसने चिल्ड्रन एजुकेशन पे लगाए, 15 रुपये हाउसिंग पे लगाए। तो मतलब हम इस तरीके से इनको बोल सकते हैं। और यदि इस तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों, तो हम इनकी वैल्यू निकालने की बजाय इनको ही रख लेते हैं 12 और 15, और दोस्तों इन्हें ही काट दो तो 3 से कटेगा ना, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 4 और 5, या फिर 4:5। बात क्लियर हुई? हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों जो डाटा दिया गया है वो अपने आप में रेशो नहीं है। ठीक है, और इसमें कितने ही रुपए आप क्यों ना बांट लो, लास्ट में रेशो वही आएगा जो यहाँ पे बन रहा है। चाहे आप इसमें लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 100 लाख रुपए, या 100 लाख क्या 1 करोड़ रुपए, कितने ही रुपए आप इसमें बांट लो दोस्तों, तो ये कभी भी आप रेशो बात करो तो ये रेशो आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, रेशो आपका हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो कभी भी इनमें रेशो की बात करें तो हमें इनकी वैल्यू नहीं निकालनी, हम डायरेक्ट इनको उठा के काटते हैं तो काट देंगे, और नहीं कटते तो दोस्तों वही आपका क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा। बात क्लियर? समझ आ रही है? एक और लिखिए, आएंगे दोस्तों, चिंता मत करो। ग्राफ शो that the maximum amount was spent on
मैक्सिमम अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन। हिंदी में लिखिए, निम्न में से किस मद पर अधिकतम रुपए खर्च किए गए। दोस्तों किस मद पे अधिकतम खर्च है वो हुआ है। तो दोस्तों ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। अधिकतम किस पे हुआ है, देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, आपको वैसे 23% है और 23% किस पे है, फूड पे। और यदि बात करेंगे सबसे ज्यादा खर्च हुआ कितना, तो आप कितना कहोगे, 10,580 रुपये। बात समझ आई। तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 23% है इसमें सबसे ज्यादा और 23% किसका है, फूड का। तो फूड ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और लिखिए, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर of the family for the year 1998 was 46,000 rupees. The family saved during the year. हिंदी में लिखो, यदि वर्ष 1998 में परिवार का सभी मदों में कुल खर्च 46,000 रुपये हो तो बताइए इस वर्ष परिवार की बचत कितनी थी। दोस्तों यहाँ पे सेविंग की बात करें तो सेविंग हमारी कितनी है, 15%। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें 10% भी हमारे पास 4600 10% है, 5 हो चाहिए, क्या 5 भी है, बिल्कुल है। ये कितना दे रखा है, 2300। तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 15 और इसको जोड़ेंगे तो 009 और 6, तो 6900 आपका 15% बनेगा। तो दोस्तों 15% आपकी क्या आ गई, सेविंग। तो बात क्लियर हुई या नहीं। ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है दोस्तों डीआई का, पाई चार्ट का। अब इसमें कोई समस्या है तो आप चैट में बता सकते हो। देखो हमने ये चीज लिखी है, इसका फायदा आपको अपने आप दिख रहा होगा कि इस पे 3 क्वेश्चन बने हैं और तीनों के 3 क्वेश्चन हमने बिना किसी कैलकुलेशन के आराम से सोल्व कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन डीआई का पाई चार्ट। इसमें एक क्वेश्चन और करवाता हूँ दोस्तों जिसके अंदर एंगल वगैरह पूछता है। ठीक है, तो इसे आप मैं साइड में हो जाता हूँ, इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए क्या है। ये कोई एक बुक बनाई गई है और उस बुक पे जितना भी खर्च हुआ है उसके बारे में हमें डिटेल दी गई है। देखो बाइंडिंग एंड कटिंग चार्ज है वो हमारा कितना है, 18%, 18%। प्रिंटिंग कॉस्ट जो छपाई मूल्य है वो हमारा कितना है, 35%। पेपर कॉस्ट, पेपर मूल्य कितना दे रखा है, 10%। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं दोस्तों विविध खर्च, जो अलग खर्च हुआ है वो। ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी कितना, 15%। उसके बाद एडवर्टीजमेंट चार्ज, जो विज्ञापन का चार्ज है वो कितना लगा है, 18%। तो दोस्तों ये कोई एक बुक बनाई गई है, उसके ऊपर जो भी अलग अलग खर्च हुआ है उसके बारे में इसने बात की है। ठीक है, तो दोस्तों इस पे क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑन पेपर कोस्ट इज। दोस्तों पेपर कोस्ट पे जाओ, कितना परसेंट दे रखा है, 10%। तो हमें 10% चाहिए। तो सबसे पहली जो बात आती है दोस्तों वो ये आती है कि यदि मैं इस पूरे सर्कल की बात करूं, एंगल तो पूरा ही बना रहा है ना, ये पूरा है एक सर्कल। तो दोस्तों पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, आप कहोगे सर 360 डिग्री का। 360 डिग्री हमारा कितना होगा, 100%। यदि हम इसमें से 36 डिग्री देखें तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 10%। और 3.6 डिग्री ये हमारा कितना हो जाएगा, 1%। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं इनका आधा लिखना चाहता हूँ। तो 50% की बात करूँ दोस्तों तो 180 डिग्री है वो मेरा कितना हो जाएगा, 50%। 18 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5%।
तो दोस्तों ये मैंने एक बार लिख लिए सारे के सारे एंगल इसी तरीके से। तो अब ये क्या कह रहा है कि पेपर कोस्ट बताइए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो कितना परसेंट है इसका, 10%, और 10% हमारा किसके इक्वल है, 36 डिग्री। तो आपका जो आंसर है वो भी कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो पेपर कोस्ट है वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 36 डिग्री। बात समझ आई। तो आपके पास चाहे डाटा हो चाहे कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा हो, हम दोनों को कितना मान लेंगे, 100%। और उसी तरीके से लिख लेंगे जैसे हमने अभी पहले लिखा था। तो हमने यहाँ पे 10 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 50 भी लिख लिया और 1 भी, ठीक है। अब जिस तरीके से पूछते हैं उसके हिसाब से हम क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है, बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। द प्रिंटिंग कोस्ट इज 17,500, 17,500 रुपए। द रॉयल्टी पेड इज, हिंदी में लिखो, यदि प्रिंटिंग मूल्य 17,500 रुपए हो तो कितने रुपए की रॉयल्टी दी गई। यदि प्रिंटिंग मूल्य 17,500 रुपए है तो कितने रुपए की रॉयल्टी दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग कोस्ट दी हुई है। अब देखो 17,500 रुपए है, वो इसने कंप्लीट का नहीं दिया, इसने ये नहीं कहा कि पूरी बुक का वो चार्ज है। आपको उसने कहा कि ये है क्या, प्रिंटिंग कोस्ट। प्रिंटिंग कोस्ट मतलब एक चीज की वैल्यू दी है। तो दोस्तों एक चीज की वैल्यू दी है तो हम उसके एक ही इक्वल ही रखेंगे। तो प्रिंटिंग कोस्ट यहाँ हमारा है कितना, आपको सर 35%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 17,500। 1% निकालना दोस्तों, तो 1% निकालेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 35 से। तो 35 से यदि हम इसको काटें दोस्तों तो ये बनेगा आपका 5 पे, ठीक है, 5 पे जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 500। अब दोस्तों हमें चाहिए क्या, ये तो एक की वैल्यू आ गई और आपको ऐसे ही करना है, एक की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद पूछा गया हमसे पूछा गया रॉयल्टी कितनी है दोस्तों, 15%। तो दोस्तों 1% 500 है तो 15% कितनी हो जाएगी, 15 से उधर गुना करेंगे तो 15 5 7500 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, रॉयल्टी हो जाएगी। बात समझ आई है नहीं। देखो हमने ये कंप्लीट 100 क्यों नहीं माना, 100 इसलिए नहीं माना क्योंकि इसने कंप्लीट के बारे में नहीं दिया आपको किसके बारे में दिया है, सिर्फ प्रिंटिंग कोस्ट। प्रिंटिंग कोस्ट हमारी कितनी है, 35%, और 35% की वैल्यू हमारी कितनी मिली है, 17,500। तो 1% कितना बनेगा दोस्तों, 500। हमें चाहिए 15%, तो 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 17,500। बात करिए, एक और लिखिए। If the miscellaneous expenses are 6,000 rupees, how much more are binding and cutting charge? How much more are binding and cutting charge than royalty? हिंदी में देखिए, यदि विविध खर्च 6,000 रुपये हो तो बताइए। यदि विविध खर्च 6,000 रुपये हो तो बताइए बाइंडिंग तथा कटिंग रॉयल्टी से कितना अधिक खर्च हुआ। रॉयल्टी से कितना अधिक खर्च हुआ। सबसे पहले बात ये आती है दोस्तों, हमें दिया गया है, तो दोस्तों हमें दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, विविध खर्च। तो दोस्तों वो है कितना, 4%, और इस 4% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 6,000। 1% निकालना, तो इस 6,000 को हम भाग कितने से करेंगे, 4 से, कैंसिल करना, तो ये बना दोस्तों हमारा 4 नहीं 1 मिनट रुको, 1500 आएगा। 4 से काटेंगे तो 1500 आएगा, 4 1 4 बचे 2 4 5 20, ठीक है, 1500 आया। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बाइंडिंग और कटिंग चार्ज है। बाइंडिंग और कटिंग चार्ज है, ये किससे पूछ रहे हैं, बाइंडिंग और कटिंग चार्ज रॉयल्टी से, मतलब बाइंडिंग और कटिंग चार्ज इससे कितने रुपए अधिक है। तो दोस्तों ज़्यादा समझदार है वो कैसे करेंगे, पहले 15% निकालेंगे, फिर 18% निकालेंगे और फिर उनका डिफरेंस करेंगे, है ना। यही पूछा है ना कि बाइंडिंग और कटिंग चार्ज पे जो खर्च हो रहा है वो रॉयल्टी से कितने रुपए अधिक है। तो दोस्तों हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट ही इनका डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस कितना बन रहा है,
3%। तो दोस्तों हम डायरेक्ट ही इसका 3% निकालेंगे। तो 3% यदि निकालते हैं तो 1500 गुना में 3 करें तो 15 दिए 4500। तो 4500 रुपये इसने इससे अधिक खर्च किए। बात समझ आई? आप क्या करोगे, 15% निकालोगे दोस्तों, तो 15% निकाल लिया, फिर आप क्या करोगे 18% निकालोगे और फिर इनका डिफरेंस करोगे। दोस्तों आना तो डिफरेंस वही 3% का है ना, तो हम डायरेक्ट ही इसका डिफरेंस निकाल लेंगे 3%, और 3% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4500 रुपये। बात क्लियर हुई? हमें ये नहीं करना, ये गलती करते हैं और जिसके कारण हमारे आगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है। इनके डिफरेंस की बात करें तो डायरेक्ट ही डिफरेंस लो, 1% 1500 तो 3% कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4500 रुपये। एक क्वेश्चन और लिखिए, द सेंट्रल एंगल टू द सेक्टर on printing cost is more than that of advertisement charge। हिंदी में लिखिए, छपाई मूल्य द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण विज्ञापन खर्च द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। देखिए दोस्तों, अब बात आती है एंगल में, है ना, तो ध्यान से देखना किस किस की बात कर रहे हैं। एक तो प्रिंटिंग कॉस्ट, ये रही चीज, एक बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट चार्ज, ये रहा, है ना। इन दोनों में डायरेक्ट ही डिफरेंस करेंगे, ये गलती नहीं करनी कि 18% एंगल निकालो, 35% एंगल निकालो फिर इनका डिफरेंस करो, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट ही इसमें से इसको माइनस करें दोस्तों, तो ये बनेगा आपका 17% बनेगा। माइनस करके देख लो इसको, 17 आना चाहिए, 2 और 15, ठीक है। हमें 17% चाहिए दोस्तों, तो इधर आ जाओ, सिर्फ 17% ही एंगल निकालेंगे। 36 डिग्री हमारा 10% है, 5% भी है दोस्तों आपके पास। उसके बाद हमें देखो 10 और 5 15, हमें 2% और चाहिए, तो 2% इससे गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, तो पॉइंट है, तो दोस्तों ये आगे निकल जाएगा पॉइंट से, और इन सबको जोड़े तो पॉइंट 2 जोड़ना है इसको, 7 दूनी 14, 7 21, 2 और 3 5 और 1 6। दोस्तों जो हमारा एंगल बना 17 डिग्री वो कितना बना है 61.22 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी दोस्तों, अलग अलग एंगल निकाल के उनका डिफरेंस करिए। हम डायरेक्टली इनका डिफरेंस निकालेंगे 17% का डिफरेंस बन रहा है हमारा, तो मैं यहाँ से 17% देखूंगा। देखो 10% है मेरे पास, बिल्कुल है, 5% है, बिल्कुल है, 2 चाहिए तो 2% कितना बनेगा 7.2, और इन सबको जोड़ते हैं तो ये बनेगा हमारा 61.2 डिग्री। तो दोस्तों जो इनके एंगल का डिफरेंस है वो कितना बना आपका 61.2। एक क्वेश्चन और लिखिए, द पेपर cost is approximate what percent of the printing cost? The paper cost is approximate what percent of the printing cost? हिंदी में लिखिए, पेपर मूल्य छपाई मूल्य का कितना परसेंट है, पेपर मूल्य छपाई मूल्य का कितना परसेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ये आएगी आपको कि कहोगे सर हमें डाटा तो दिया ही नहीं, ये तो परसेंटेज में दी है सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई है कि ये सारे के सारे यदि इन सबको जोड़े हम तो ये 100% बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 रुपये यहाँ लगे, 35 रुपये यहाँ लगे, 10 रुपये यहाँ लगे, 4 रुपये यहाँ लगे, 15 रुपये यहाँ लगे, 18 रुपये यहाँ लगे, ऐसा हम कह सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल, और ऐसा कह सकते हो तो हमारे पास डाटा है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहा है पेपर मूल्य है, पेपर मूल्य कितना है दोस्तों 10% या 10 रुपये। छपाई मूल्य का छपाई कितनी है 35, और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों 100। देखो जो भी बात चीज़ पूछी गई है, जिसके बारे में पूछा गया वो ऊपर आता है। तो पूछा गया पेपर मूल्य, पेपर मूल्य कितना है 10, या फिर पूछ रहा है कि प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 10, प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं सॉरी पेपर कॉस्ट कितनी है 10। उसके बाद पूछा कि प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट 35 है, और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं 100। तो दोस्तों इसको काटना 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये बनेगा 200 बटे में 7, कैंसिल करना दोस्तों, तो ये बनेगा 7 दूनी 14, बचा 6, 7 56, बचे 4, और आप लगभग इतना ही लगा लो 28 के आसपास, 28 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा
वही आपका आंसर बन जाएगा। ये 6 में जाएगा, ये 6 में जाएगा। कोई बात नहीं, इतना देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना देखना 28 के आसपास आ रहा है और 28 के आसपास जो भी आपका आंसर होगा वही टिक मार दोगे आप, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने किया जो आपका सिंगल पाई चार्ट आता है। अब इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो आपको सारे करवा दिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आएगी आपकी, इसके अंदर 2 सर्कल बने आते हैं, मतलब 2 पाई चार्ट बने आते हैं, तो उनमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमें सोल्व करना है दोस्तों, तो उस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया, इसको अच्छे से पढ़ के आना क्योंकि ये चीज़ें आगे यूज होंगी आपकी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।